इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक छोटी लड़की जिसने बैलेरिना ड्रेस पहनी हुई है काफी अजीब बर्ताव कर रही है। जो आदमी ये वीडियो बना रहा है उससे पूछता है कि वो इस अनजान अंधेरी जगह पर क्या कर रही है, वो भी आधी रात को। लेकिन बिना उस आदमी को जवाब दिए वो लड़की धीरे धीरे डांस करते हुए दीवार के पीछे छुप जाती है, जो और भी ज्यादा डरावना लगता है। जो कहानी आप आगे देखने जा रहे हैं वो इसी वीडियो पर आधारित है। प्लीज हमें सुनाइए ना ग्रैंडपा, प्लीज। हम वादा करते हैं कि हम नहीं डरेंगे। अब हम बड़े हो गए हैं ग्रैंडपा। ठीक है। मैं आग के पास बैठा था और ब्रांडी का घूंट ले रहा था। मेरे पोता पोती जोशुआ और मार्था मुझे उन्हें कोई डरावनी कहानी सुनाने के लिए जिद करने लगे। मेरी पूरी जिंदगी मैंने बहुत से डरावने और अचंभित कर देने वाली घटनाओं का सामना किया है, खासकर उन दिनों जब मैं रात के टाइम सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता था। मैं कुछ पल के लिए शांत हो गया और सोचने लगा। फिर मैंने थोड़ी देर बाद कहा, यह हादसा शायद सबसे अजीब और डरावना है जिसका सामना मुझे तब करना पड़ा जब मैं एक मुर्दा घर में रात की शिफ्ट कर रहा था। वो हाँ बताइए ना। मैं मार्था की उत्सुकता को देखकर मुस्कुराया और मैंने कहानी शुरू की। जिस मुर्दा घर में मेरी नौकरी थी वो शहर के बाहर था, बाकी सभी मुर्दा घर से बिल्कुल अलग, जो अक्सर हॉस्पिटल के आसपास बनाए जाते हैं। ये उन सब में से अलग था। यहाँ पर जो शव आते थे उन्हें आगे कब्रिस्तान में भेजा जाता था जब ये घोषित हो जाए कि उनकी मौत किसी हादसे में हुई है। मेरा काम सिर्फ इतना था कि मुझे हर थोड़ी देर में उस मुर्दा घर के आसपास चक्कर लगाना था ताकि किसी भी गैर कानूनी काम पर नजर रखी जा सके। मैंने सिर्फ 2 वजहों से यह नौकरी लेने का फैसला किया था। पहले कि इसमें तनख्वाह अच्छी थी और दूसरा ये कि मुझे मुर्दा घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं थी। दरवाजे के पास ही एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें मैं अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकता था और जब जब मौका मिले तो आराम कर सकता था। मंगलवार की अंधेरी रात थी। मैं अपना बचा हुआ सैंडविच खत्म कर रहा था और इसके बाद मुझे अपने दूसरे राउंड के लिए जाना था। तभी मैंने हिस की आवाज सुनी। प्स, प्स, प्स। मैं अपने कमरे से बाहर आया और जैसे ही मैंने गेट की तरफ देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक बेघर और बूढ़ी औरत जिसके सर पर कोई बाल नहीं था, वो गेट के बाहर जमीन पर बैठी हुई थी और मुझे बुला रही थी। प्स, प्स, प्स। हेलो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मेरी बेटी सड़क पर खेलती खेलती अंदर चली गई है। प्लीज मुझे अंदर आने दो ताकि मैं उसे वापस ला सकूं। तुम्हारी बेटी? हाँ, उसने बैलरीना वाली ड्रेस पहनी है। मैम, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इस जगह के अंदर आ सकता है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो भाग गई है। वो अंधेरे में छुप गई है। उसे अंधेरे में नाचना बहुत पसंद है। चाहे वो औरत जितनी मर्जी अजीब क्यों ना लग रही हो, मैंने फिर भी तय किया कि मैं एक बार हर जगह जरूर चेक करूंगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा इस जगह में घुस आया है तो मुझे जरूरी है कि उसे उसकी माँ के पास वापस ले जाऊं। इसलिए मैं कमरे के अंदर गया और वहां से अपनी टॉर्च उठाकर ढूंढना शुरू कर दिया। वो जगह इतनी बड़ी थी कि उसे पूरा घूमने में 10 से 15 मिनट लग जाते थे। हालांकि वहां पर एक बहुत बड़ी लाइट पोस्ट थी जो जगह में उजाला कर देती थी, लेकिन फिर भी मुझे टॉर्च साथ रख कर देखने में ज्यादा आसानी होती थी। मैं करीबन 10 मिनट तक चल चुका था, लेकिन मुझे अब तक कोई बच्ची नहीं दिखाई दी थी। ठीक तभी जब मैंने सोचा कि अब मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए, मैंने एक छोटी बच्ची की आवाज सुनी। वो नर्सरी की कोई राइम गा रही थी। The itsy bitsy spider crawled a water sprout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider went up spout again. कौन है वाह? मैं जोर जोर से आवाज लगाते हुए पूछने लगा और पोएम की आवाज आना बंद हो गई। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने एक बार फिर पूछा, तुम्हें पता है ना बच्चे कि तुम इस वक्त यहाँ नहीं आ सकती? तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही। तभी मेरे पीछे से एक 5-6 साल की लड़की हंसते हुए भाग कर निकली। मैं फौरन पीछे मुड़ा और मैं ये देखकर हैरान हो गया कि कुछ ही दूरी पर एक छोटी बच्ची मेरे सामने बैलेरिना ड्रेस पहनकर खड़ी थी। उसका चेहरा नीचे जमीन की तरफ था। उसने छोटे छोटे हाथों से अपनी गंदी फ्रॉक को दोनों साइड से पकड़ा और बैले पोज देते हुए खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त नाचना शुरू कर सकती है। तुम यहाँ कैसे आई? दीवार पर बने छेद से। यहाँ की दीवार पर छेद है? कहाँ? यहाँ। ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ उठाया और बाएं तरफ बने अंधेरे कोने में इशारा किया। मैंने सोचा कि एक बार मैं ऐसे यहाँ से ले जाऊं तो फिर उस जगह तलाश करूंगा जहां उस बच्ची ने इशारा किया था। इसलिए मैंने उसकी तरफ अपना एक कदम बढ़ाया और उसने हंसते हुए मुझसे ऐसी बात की कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तो
तुम्हारी पूरी खाल उतार देना चाहती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? उसने अचानक एक ज़ॉम्बी बैलेरिना की तरह नाचना शुरू कर दिया। वो अपना एक पैर आगे बढ़ाती और फिर दूसरा। ऐसा करते करते वो एक अंधेरी दीवार के पीछे जाने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूं, इसलिए मैं डर के मारे वहीं खड़ा रहा। सच कहूं तो उस बच्ची का पीछा करने का मेरा बिल्कुल अंदर हिम्मत नहीं। एक बार जब वो पूरी तरह से उस दीवार के पीछे चली गई तो उस पोएम की आवाज मुझे फिर से आने लगी। The itsy bitsy spider crawled a water sprout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider went up the sprout again. देखो, तुम रात में यहाँ अकेली नहीं रह सकती, इसलिए मेरे साथ चलो। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो आ जाओ अब। वो फिर से चुप हो गई और अपनी हिम्मत को फिर से जुटाकर मैंने टॉर्च ऑन की और उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ने लगा। वो कोना उस इमारत का आखिरी हिस्सा था। उसके बाद सीधा बांध लगा हुआ था। जैसे ही मैंने उस दीवार के पीछे झांक कर देखा तो वो छोटी बच्ची अब जमीन पर बैठी हुई थी। उसने अपने हाथों को मोड़कर घुटने पर रखा हुआ था और अपना मुंह उसके नीचे डाला हुआ था, जैसे किसी ने उसे डांट कर बैठाया हो। मैंने टॉर्च उसकी तरफ की और उसने अचानक अपना चेहरा उठा लिया और मुझे देखने लगी। जो मैंने देखा उसे याद करके आज भी मुझे बुरे सपने आते हैं। पिछले 20 मिनट में जिसे 5-6 साल की छोटी बच्ची समझ रहा था, वो तो दरअसल एक डरावनी दिखने वाली बूढ़ी औरत थी, जिसे बोनापन था। अलग अलग जगहों से उसके दांत गिरे हुए थे। उसकी भीगी त्वचा, झुर्रियों वाला चेहरा उस बैलरीना ड्रेस में और भी भयानक लग रहा था। वो हंसते हुए मुझसे बात करने लगी, लेकिन इस बार उसकी आवाज अचानक से बदल गई। ऐसा लगता है जैसे मेरी बहन और मैंने तुम्हें पूरी तरह डरा दिया। बुरा मत मानना, बूढ़ी औरतें कभी कभी मजे करने के लिए ऐसा करती हैं। हम इतनी ऊब जो जाती हैं। मैं जोर से चिल्ला और बढ़कर भागने लगा। वो बौनी औरत भी उठ गई और मेरे पीछे पीछे भागने लगी, साथ ही वही पोएम गाने लगी। The itsy bitsy spider crawled a water sprout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider went up the sprout again. मैं पूरी तेजी के साथ अपने कमरे की तरफ भागा। मैंने गेट की तरफ देखा तो बूढ़ी औरत अभी भी वहीं बैठी हुई थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं अंदर घुसा और जोर से दरवाजा बंद कर दिया, यहाँ तक कि मैंने अंदर से कुंडी तक लगा ली। बोनी औरत मेरे कमरे की खिड़की के पास ही रुक गई, मुझे फ्लाइंग किस देते हुए बच्चों की तरह भाग गई। मैंने कमरे से झांक कर देखा तक नहीं कि वो दोनों औरतें वहां से गई या नहीं। मैं सुबह तक उस कमरे के अंदर ही बैठा रहा। जब मुर्दा घर का मैनेजर आया तो मैंने उसे यहाँ की चाबियां दी और उसे कहा कि पीछे की दीवार पर बने छेद को ठीक करा लें, और नौकरी छोड़कर आ गया। जैसे ही मैंने वो कहानी खत्म की तो कमरे में अजीब सी शांति छा गई। मार्था और जोशुआ बहुत डरे हुए लग रहे थे। दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा और रात को डरावनी कहानी सुनकर चुपचाप सो गए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान के एक सिक्योरिटी गार्ड को एक कब्र के आगे बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखाई देती है। जब गार्ड उसे आवाज लगाता है तो बहुत ही अजीब ढंग से बर्ताव करने लगती है। अब आप इस घटना पर आधारित एक एनिमेटेड ड्रामा वीडियो देखेंगे जहां एक सिक्योरिटी गार्ड को आधी रात के समय कब्रिस्तान के अंदर एक बूढ़ी औरत मिलती है। तो तुम जैसे नौजवान इस छोटे से गांव में क्या कर रहे हो? वेल, सच कहूं तो मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूं और मुझे अपने काम पर ध्यान देने के लिए एक शांत और खामोश जगह की जरूरत थी। ओह, अच्छा। आप इस जगह में कितने समय से रह रहे हैं मिस्टर मेयर? इतने लंबे समय से कि शायद मुझे याद भी नहीं। दरअसल मैं एक पार्ट टाइम नौकरी की तलाश कर रहा हूं। क्या आपकी नजर में कोई है? वेल, मैं कार्मन का एक पिग फार्म जानता हूं। उसे एक कसाई की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उस काम में दिलचस्पी नहीं रखोगे। गांव के मेयर को हंसता हुआ देख मैं हिचकिचाकर मुस्कुराने लगा। हम दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। फिर मिस्टर लिविंग ने कहा, एक और नौकरी है सिक्योरिटी गार्ड की। बहुत बढ़िया, ये मैं कर लूंगा, लेकिन ये बाकी सेफ गार्ड नौकरी से कुछ अलग है। ऐसा क्यों? हमारे गांव के कब्रिस्तान में काफी ज्यादा बर्बादी और संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। हाई स्कूल के बच्चे रात में यहाँ घुसकर अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इसलिए कुछ समय से मैं इस जगह पर किसी को रखने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जो आधी रात को कब्रिस्तान के चक्कर लगाने में दिलचस्पी रखे। तनख्वाह अच्छी है, लेकिन तुम्हें रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में नौकरी करनी होगी। ये नौकरी मेरे लिए बिल्कुल ठीक थी।
मैं सारा दिन अपनी कला पर काम कर सकता था और रात में 11 से 2 ये नौकरी। तो एक हफ्ते के अंदर सब सेटल हो गया। मैंने इस नौकरी को स्वीकार कर लिया और मिस्टर लेविंग ने गांव के फंड से मुझे अच्छे खासे पैसे दे दिए। अब मैं इस गांव के कब्रिस्तान का सिक्योरिटी गार्ड बन चुका था। मेरी शिफ्ट के पहले दिन मिस्टर लेविंग मुझे कब्रिस्तान दिखाने ले गए। एक बड़े से जंग लगे लोहे के दरवाजे पर कब्रिस्तान का नाम लिखा हुआ था, हाई होप्स सिंस 1940s। जैसे ही हम उसके अंदर घुसे, मैंने लाइन में बहुत से मकबरे देखे। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि यह जगह कितनी बड़ी है जब तक मैं अंदर नहीं घुसा था। मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन दिन में भी इस जगह पर घूमने में मुझे बहुत अजीब लग रहा था। कब्रिस्तान के अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा था और जगह जगह पत्थर के बेंच बने हुए थे ताकि जब भी कोई अपने प्रिय इंसान के मकबरे पर आए तो वहां बैठ सके। इधर उधर संदिग्धजनक आंखों से देखते हुए मिस्टर लेविंग ने कहा, ठीक रात 11 बजे तुम यहां पहुंच जाना। अगर तुम्हें कोई भी ऐसी चीज दिखे जिससे तुम्हें डर लगे तो फौरन मुझे फोन कर देना। अच्छी बात है मिस्टर लेविंग, लेकिन मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने कुछ सेकंड्स तक मुझे देखा और फिर एक बार कहा, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं बेटे, कि ये जगह अंधेरा होने के बाद बिल्कुल अलग दिखती है। करीब 10:45 पर मैं अपने घर से टॉर्च लेकर निकल गया और साथ में एक चाकू भी। मिस्टर लेविंग सही कह रहे थे, वो गांव अंधेरा होने के बाद बहुत ही डरावना लगने लगा था। जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा और मैंने उस पुराने दरवाजे को देखा, मैं झूठ नहीं कहूंगा लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वो अजीब सी आवाज करते हुए खुला और उसके पास लगे पेड़ से कुछ चमगादड़ उड़कर निकले। रात की शांति में अलग अलग तरह के जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो जगह लाइट की रोशनी से जगमगा रही थी, इसमें कोई शक नहीं था। किसी डरावनी फिल्म के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। मैंने खुद से कहा। अपने हाथ में पकड़ी टॉर्च को जलाते हुए मैंने चक्कर मारना शुरू कर दिया। वो जगह इतनी शांत थी कि मुझे खुद की सांसें और पैरों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। 5 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। मैं उस नए माहौल में अच्छी तरह ढलने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो रोने की आवाज किसी औरत की थी। मैं उस आवाज को सुनते सुनते कब्रिस्तान के आखिर तक आ गया। जैसे ही मैंने अपनी टॉर्च उसकी तरफ घुमाई तो मैंने देखा कि एक औरत किसी मकबरे के सामने रखे पत्थर के बेंच पर बैठकर रो रही थी। उसके सफेद रंग के छोटे बाल थे और वो उस कब्र के आगे रो रही थी। मैम, मिलने का समय सुबह है, आपको रात के इस समय यहाँ नहीं होना चाहिए मैम। उसने रोना बंद कर दिया और धीरे से अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया और सीधा मेरी आंखों में देखने लगी। मैं सच कह रहा हूँ, कोई और होता तो उसी समय भाग जाता, लेकिन मैं कंफ्यूज होकर वहीं खड़ा रहा। बिना अपनी आंख झपकाए मुझे घूरने के बाद उस औरत ने कहा, उन आवाजों ने मुझे यहाँ आकर इससे मिलने के लिए कहा। क्या? किससे मिलने के लिए? उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि इनमें से कई लोग इस वक्त तुम्हारी जगह लेना चाहते हैं? उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपने दिल जोर जोर से धड़कता हुआ सुन सकता था। क्या 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 कहना चाहती हैं आप? आखिरकार एक डब्बे में रहना किसे पसंद है? मैम, आपको घर जाना चाहिए। मैं आपको रास्ता दिखाने में आपकी मदद करूंगा। और अगर मैं कहूं कि मेरा कोई घर ही नहीं है तो? वो औरत बेघर नहीं लग रही थी, लेकिन जिस तरह वो बात कर रही थी उसे यह तो यकीन था कि वो पागल है। वेल, अगर आप बेघर हैं तो यहाँ एक मेयर मिस्टर लेविंग से बात कर सकता हूँ। क्या तुम बेघर लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हो? जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि हमारे बीच हो रही ये अजीब बातें और भी ज्यादा अजीब मोड़ ले लेंगी, लेकिन उसके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। उसके बारे में कुछ तो गलत था, जिसकी वजह से मैं उसके करीब जाने से डर रहा था। मैम, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी मेयर को फोन करता हूँ। मुझे यकीन है कि वो आपकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हारे घर तक तुम्हारा पीछा करूं, फिर क्या कर लेंगे? गॉड, मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर की जरूरत है मैम। मैं मेयर को फोन करता हूँ। मैं मेयर को फोन करने के लिए 1 सेकंड दूर हुआ जब वो अपनी जगह से उठी और मेरी तरफ मुड़ गई। वो अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसका शरीर किसी पेड़ के तने की तरह खड़ा रहा, बस उसका सर हिलने लगा। उसे इस तरह बर्ताव करता देखना बहुत ही डरावना था। अचानक उसने खुद को थप्पड़ मारा सीधे गाल पर और फिर एक आदमी की आवाज में चिल्लाने लगी, तुमने वादा किया था कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तुमने वादा किया था, समान था। तुम्हें किसने हक दिया था मुझ पर हाथ उठाने का? मैं तुम्हारा पति हूँ।
लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी। तुम जानती हो कि मुझे जाना पड़ा, कोई भी हमेशा के लिए नहीं रह सकता। लेकिन तुमने वादा किया था कि हम कभी अलग नहीं होंगे। तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो जेराल्ड। इस औरत को खुद से दो लोगों की आवाजों में ये सब बात करते देख मेरा दिमाग खराब होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो जेराल्ड का नाम लेकर चिल्लाने लगी और फिर किसी अदृश्य इंसान को देखकर अंधेरे में उसका पीछा करते हुए भागने लगी। जेराल्ड, जेराल्ड प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं वादा करती हूँ मैं अच्छा बर्ताव करूंगी, प्लीज वापस आ जाओ। वो भागने लगी और मुझे उसकी चिंता होने लगी क्योंकि अब तक मैं समझ चुका था कि क्या हो रहा था। मैम रुकिए प्लीज। मैं उनके पीछे भागा क्योंकि वो बूढ़ी और बीमार थी और अगर मैं उन्हें इस तरह उस रात छोड़ देता तो ये ठीक नहीं होता। हवा के पीछे करीब 1 मिनट तक भागने के बाद वो दर्द में चिल्लाई और फिर जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। जो सब मुझे उसके बाद पता चला उसे याद करके मुझे अब भी रोना आ जाता है। उस औरत का नाम ज्यूडिथ लेविंग था। वो मिस्टर लेविंग की बूढ़ी आंट थी। पिछले हफ्ते इन्होंने अपने पति जेराल्ड को कैंसर की वजह से खो दिया था और तभी से उन्हें अपने मरे हुए पति के सपने आते थे। ये पहली बार था कि वो आधी रात को घर से निकलकर अपने पति की कब्र पर कब्रिस्तान आई थी। एक इंसान को 2 आवाजों में बात करते देखना मेरे लिए अपनी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। मिस्टर लेविंग और उनके परिवार ने बाद में उस औरत को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भविष्य में गांव का कोई भी और इंसान उन्हें ऐसे देखकर डर जाए। मैं कब्रिस्तान में अपनी नौकरी अब भी कर रहा हूं और जबकि ज्यूडिथ इस गांव से जा चुकी है, लेकिन अब भी चक्कर लगाते हुए मैं ये सोचकर डर जाता हूं कि वो अभी भी अपने पति की कब्र के आगे रखे बेंच पर बैठी होगी। सुरक्षा के तौर पर इससे पहले कि कोई भी यात्री प्लेन में बैठे, ये सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है कि वो उस प्लेन की ठीक से जांच कर ले। लेकिन इस सिक्योरिटी गार्ड को यह नहीं पता था कि वो इस जांच के दौरान अकेला नहीं होगा। किसी विमान का सुरक्षा गार्ड होना मेरी पसंदीदा नौकरी नहीं थी, लेकिन मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें गार्ड बनना और उसके साथ आने वाले खतरों को मोल लेना और इस नौकरी में सिर्फ इसलिए आना ताकि वो बहुत से और खतरों का सामना कर सकें। लेकिन मैं जानता था कि किस चीज की उम्मीद की जा सकती है। लड़के लड़कियों को बाथरूम में साथ पकड़ना, कभी कभी नशे में धुत किसी आदमी का मिलना या फिर कभी किसी खोए हुए बच्चे को देखना। मुझे लगता था कि इस नौकरी में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन उस दिन जब मुझे ऐसा खतरनाक किस्से का सामना करना पड़ा तो मुझे पता चला कि सिक्योरिटी गार्ड होना सबके बस की बात नहीं है। इस सब कामों में से मेरा एक और काम था जिसमें यात्रियों के प्लेन में चढ़ने से पहले मुझे उसकी जांच करनी होती थी। ये जांच विमान की जाती थी, स्टोवेज जांचना या फिर ऐसा कोई भी जो यात्रियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता हो। इस काम को पूरा करने में कुछ मिनटों से ज्यादा नहीं लगता। अंदर जाओ, घूमो और वापस चले जाओ। ये मेरी नौकरी का सबसे नापसंदीदा काम था। मैं इस बात को मानता हूं कि मैं भीगी बिल्ली की तरह हूं और एक अंधेरे विमान में घुसने पर, जबकि उसमें ऐसा कुछ होता भी नहीं है, लेकिन मुझे डर लगता है। लेकिन उस दिन मैं प्लेन चेक करने जाने के लिए बहुत ही उत्सुक था। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत बहादुर महसूस कर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि विमान का बाहर कुछ ऐसा था जिससे मैं बहुत डरा हुआ था। दिन की शुरुआत से ही एक आदमी एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था और मुझे घूर रहा था। पहले तो बहुत ही डरावना था और इस चीज ने मुझे काफी अनकंफर्टेबल कर दिया था, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब करीब 1 घंटा बीत गया, वो आदमी अभी वहीं बैठा था और मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए था, तो मुझे घबराहट होने लगी। हे, अगर वो तुम्हें इतनी देर से देख रहा है तो तुम जाकर उससे बात क्यों नहीं करते? क्या तुम पागल हो या? जरा देखो तो उसे। वो आदमी देखने में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी तरह की बीमारी है, लेकिन उसके बावजूद उसका शरीर काफी लंबा चौड़ा था। शायद वह तुमसे प्यार करता हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए उसका नंबर ले आऊं? चुप रहा यार, वो हमें सुन लेगा। जोसेफ, क्या तुम पागल हो गए हो? हम उस आदमी से 20 मीटर की दूरी पर हैं। किसी कीमत पर हमें नहीं सुन सकता। मैं जानता हूं, फिर भी मुझे डर है। हे भगवान। बिना और कुछ कहे मेरा पार्टनर उस आदमी की तरफ चला गया और कुछ दूरी से मैं उससे बात करते हुए देखता रहा। अगर मैं सोचूं तो मुझे याद है कि वो आदमी एकदम शांत खड़ा था और मेरे पार्टनर उससे बातें कर रहा था। यहां तक कि उसने उस आदमी से जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो उसने दिखा भी दिए। लेकिन इस सब चीजों ने मुझे और भी ज्यादा डरा दिया।
हालांकि मेरा पार्टनर उसके साथ खड़ा उससे बातें कर रहा था, लेकिन फिर भी उस आदमी की नजर मुझ पर ही थी। कुछ सेकंड्स के बाद मेरा पार्टनर मेरे पास आया। वेल, अच्छी खबर यह है कि वो आदमी बिल्कुल ठीक है। 1 घंटे में उसकी फ्लाइट है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कोई बुरी खबर सुनाओ, मुझे पहले ही पता चल गया है। मैं जानता हूं, लेकिन वो तुम्हें बता ही देगा। उस आदमी ने एक बार भी पलट कर मुझे नहीं देखा, वो सिर्फ तुम्हें ही देखता रहा। बस बहुत हो गया। तो अब तुम क्या करोगे? उससे जाकर बात? बिल्कुल नहीं, मैं बस बॉस से जाकर कहूंगा कि मुझसे टॉयलेट साफ करवा लें और कुछ। तुम नहीं बदलोगे। मेरे पार्टनर को लगा कि शायद मैं मजाक कर रहा हूं और मुझे उस आदमी से डर नहीं लग रहा, लेकिन वो गलत था। मैं बहुत डरा हुआ था। मेरे मैनेजर बहुत ही अच्छे और समझदार आदमी थे, इसलिए उन्होंने मुझे विमान की जांच करने भेज दिया। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि यह बहुत ही गलत फैसला था, क्योंकि ना सिर्फ मैं एक अंधेरे भरी जगह में घुस रहा था, बल्कि मैं बिल्कुल अकेला भी था। मेरा मतलब है, मुझे तो यह लगता था। मैं प्लेन की जांच करने लगा। हालांकि अब तक ये रोज का काम बन चुका था, लेकिन मुझे अभी भी यह काम अकेले करने की कितनी आदत नहीं हुई थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने नए रूल निकाला था, क्योंकि वो ज्यादा लोगों को एक काम में लगाकर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते थे। जब मैं बाथरूम के दरवाजे के सामने पहुंचा, एक आवाज की वजह से मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। क्या बाथरूम के अंदर कोई था? मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, और वो आवाज फिर से होने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन मैं सुन सकता था। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और डरते हुए बाथरूम का दरवाजा खोला। मैं ये देखकर हैरान हुआ कि वो सिर्फ एक छोटी सी मक्खी की आवाज थी। तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने चैन की सांस ली, बाथरूम का दरवाजा बंद किया और वापस जाने की तैयारी करने लगा। मैं धीरे धीरे बाहर जाने के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन किसी वजह से मैं रुक गया और मेरे पैर डर के मारे जम से गए। एक बड़ी सी परछाई दरवाजे से अपना सर निकाले अंदर देख रही थी। मैंने खुद को संभाला और मैं बाथरूम की तरफ भागने लगा, बिना ये सोचे कि मैं खुद को और भी ज्यादा मुसीबत में डाल रहा हूँ, कि वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर वो परछाई पूरी तरह बाहर निकली और मुझे वो आदमी ठीक से दिखाई देने लगा। ये वही आदमी था जो मुझे एयरपोर्ट पर देख रहा था, जो किसी तरह प्लेन के अंदर घुस आया था। सर, आप यहाँ से बाहर निकलिए, यहाँ आने की अनुमति नहीं है आपको। दूसरी तरफ उस आदमी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो आदमी एकदम बर्फ की तरह खड़ा रहा और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखता रहा। मैंने अपना वॉकी टॉकी निकाला और घबराहट में बोलना शुरू कर दिया। मैं उम्मीद कर रहा था कि इसी तरह मैं उस आदमी को डरा पाऊंगा। मैं जोसेफ बात कर रहा हूं। प्लेन में एक सिचुएशन हो गई है। एक आदमी बिना किसी की जानकारी और अनुमति से प्लेन में घुस आया है। मैं उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं। क्या आप प्लीज किसी को भेज सकते हैं? हाँ जरूर, मैं फौरन किसी को वहां भेजता हूं। देखो, मैंने किसी को बुला लिया है। तुम खुद ब खुद यहां से चले जाओ, वरना वो तुम्हें आकर ले जाएंगे। अभी भी बिना कुछ कहे वो आदमी मेरी तरफ आने लगा। वो वहीं रुक जाओ, वरना मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। अचानक से वो आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो अभी भी मुझे घूर रहा था। सर, आप मुझसे दूर। बिना मेरी बात खत्म हुए उस आदमी ने अपने एक हाथ से मेरा गला पकड़ लिया। उसकी ताकत बयान नहीं की जा सकती। बिना ज्यादा मेहनत लगाए उसने मुझे हवा में उठा दिया। जब मुझे लगा कि ये मुझे जान से मार देगा, तो उसने मुझे सीट्स के पास वाली जगह पर फेंक दिया। हालांकि मैं किसी चीज से जाकर नहीं टकराया, लेकिन फिर भी मेरी कमर पर काफी जोर से लगी। इससे पहले कि मैं कुछ करता या उठता, वो आदमी फिर से मेरे सामने आ गया। वो अपने हाथ मेरे कानों के पास लाया और बड़ी बेरहमी से अपनी उंगलियों की मदद से मेरी आंखें दबाने लगा। वो दर्द मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसी समय मर जाऊंगा, और मैं ये तक नहीं जानता कि क्यों। किस्मत से मैं उसे ऐसी जगह पर मारने में कामयाब हुआ जिससे उसने मुझे छोड़ दिया, और इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं वहां से भागने लगा। मैंने प्लेन का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और मदद के लिए इंतजार करने लगा। जब मेरा पार्टनर पुलिस के साथ वहां पहुंचा, तो वो बंदूक लेकर अंदर घुसे। उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। वो आदमी बस बाथरूम में बैठा हुआ था और आतंकवादी को घूर रहा था। वो उसे ले गए और उस आदमी ने कोई बगावत भी नहीं की, वो बस चला गया। उसके कुछ ही दिनों बाद मुझे बताया गया कि उस आदमी ने कोई ड्रग्स नहीं लिए हुए थे, ना ही वो कोई साइको पेशेंट था, और ना ही पुलिस को उस आदमी की कोई आइडेंटिटी पता चल पाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बात का कोई मतलब ही ना निकल पा रहा हो, जैसे वो मरा हुआ आदमी उठकर बस मेरे सामने आकर खड़ा हो गया हो। किसी को पता नहीं चला कि उस आदमी ने प्लेन की टिकट्स कैसे ली और उसने जो भी किया वो क्यों किया। मैं जानने का इच्छुक नहीं था कि उस आदमी का क्या हुआ। मैंने अगले ही दिन वो नौकरी छोड़ दी। आज के बाद मैं सिर्फ ऑफिस की नौकरी करा करूंगा और अब कभी भी किसी अनजान से बात नहीं करूंगा।